बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 31 जुलाई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग के 153 दिन मुकम्मल हो गए हैं और जंग अब 154वें दिन में दाखिल हो गई है। इस जंग के आगाज से लेकर अब तक हमने इसके बहुत से पहलुओं पर बात की है। रोजाना की बुनियाद पर क्या हो रहा है, ईरान की जानिब से कैसे जवाबी हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका किस किस मकाम को निशाना बना रहा है, आलमी मईशत के ऊपर इस जंग के क्या असरात हो रहे हैं, दिफाई तज्जिया कार क्या कह रहे हैं, कौन सा मुल्क क्या पोजीशन ले रहा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में शामिल ममालिक उनकी क्या पोजीशन है, ये तमाम पहलू हमने कवर किए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक थोड़े से मुख्तलिफ, थोड़े से मुनफरिद मामले के ऊपर बात करेंगे, जिसके ऊपर पार्टली तो बात हुई है, लेकिन एक तफसीली वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी है इस मामले पर कि आखिर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए हैं और जवाब में ईरान की जानिब से किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, और वो कौन सा एक ऐसा हथियार है ईरान का जिसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ये बात कर रहा है कि ये हथियार ऐसा है जो अमरीकी फौजियों को इस रीजन में मौजूद अड्डों पर सोने नहीं देता, नींदें उड़ा दी हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ये इस जंग का एक मजहबी पहलू भी है। आपको मालूम है कि इस जंग के आगाज से अमेरिका ने ऐसे बहुत सारी स्टोरी सामने आई कि अमरीकी जो फौजी हैं उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए इस बात का इजहार किया, ये बात जाहिर की कि अमरीकी फ़ौजियों को इस जंग के मुकद्दस होने के हवाले से यकीन दिलाने के लिए बाइबल और मुख्तलिफ जो मजहबी कुतब हैं उनके हवाला जात दिए गए थे और उनको ये बताया गया था कि ये बहुत अहम है कि हमने ईरान के ऊपर हमला करना है, ईरान को गिराना है, ईरान को तबाह करना है, ईरान में जो हुकूमत है उसके और जो निज़ाम है उसका ख़ात्मा करना है। और ये क्रिश्चियनिटी के लिए, ये जूडाइज़म के लिए, ये सहूनियों के लिए बहुत अहम है और इसके बहुत सारे अगराज़ व मकासद बताए गए। अच्छा, दूसरी तरफ जो ईरान है, ईरान भी ये जंग मजहबी जज्बे से लड़ रहा है। तो जिस हथियार की हम बात करने लगे हैं, जो अब इंटरनेशनल मीडिया में अमेरिका के लिए एक खौफ की अलामत बताया जा रहा है, ये हथियार शाहिद ड्रोन नहीं है। ये तो मैं आपको आगाज़ में ही बता दूं, ये वो हथियार है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के एक मखसूस लक़ब के हवाले से उसका नाम जो है वो रखा गया। और ईरान के जो मुख्तलिफ हथियार हैं उनके नाम जो है वो मुख्तलिफ इस्लामी जो तारीख़ में आपको फतूहात का तज़किरा मिलता है और फिर जो अहम तरीन शख्सियात हैं, ख़ास तौर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनके अलक़ाबात से मंसूब जो हथियार हैं, वो हथियार ईरान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उनमें से एक हथियार ऐसा है, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट शाहिद ड्रोन, और ये ईरान का सबसे जदीद हथियार नहीं है, लेकिन इस हथियार ने सबसे ज़्यादा खौफ जो है वो कायम किया हुआ है। और दो रिपोर्ट्स हैं जिनका मैं हवाला दूंगा और मैं आपको सुनवाऊंगा, पार्टली सुनवाऊंगा और कुछ फिर मैं उसका तर्जुमा करूंगा कि जो फर्स्ट पोस्ट है इंडिया का, उसने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट इस हथियार के बारे में जो है वो अब से कुछ देर पहले ये पब्लिक की है। और उसके अलावा जो CGTN है चाइना का, उसने इसके हवाले से कुछ तफसीलात सामने रखी हैं और ये बताया गया। वैसे तो आपको मालूम है कि अभी चंद दिनों पहले बड़ा जो है वो तारीफ़ी गुफ्तगू की गई रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि जो ईरान का मॉस्किटो फ्लीट है वो कितना बेहतरीन और कारगर साबित हुआ है अमेरिका के ख़िलाफ़ आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए। जो फास्ट बोट्स हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस के किस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर तरीन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और अमेरिका अपनी तमाम तर नेवल माइट के बावजूद, दुनिया की सबसे जदीद तरीन नेवी होने के बावजूद, अमेरिका जो है वो प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने के बाद, फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम 2.0 लॉन्च करने की तैयारियां करने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान से वापस नहीं ले सका। तो उसके ऊपर बड़ी तारीफ़ें की, जो तारीफ़ी कलमात हैं वो आपने सुने होंगे जो व्लादिमीर पुतिन ने उसके हवाले से, पूरी दुनिया के मीडिया ने उसे शाया किया। लेकिन ये क्या हुआ कि ईरान जो है उसने उस हथियार के ऊपर आने से पहले, और जाहिर है कि एक हल्का सा ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो उसके माजी के हवाले से भी जो है वो हम इसका तज़किरा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें कि अमेरिका ने कौन कौन से हथियार ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। ईरान 16 लाख तकरीबन मुरब्बा किलोमीटर, 9 करोड़ की आबादी, 47 साल से
पाबंदियों में जकड़ी हुई मईशत, जिसके ट्रेड करने पर पाबंदी है, जिसके अपनी ही ज़मीन से निकला हुआ जो ब्लैक गोल्ड है उसके आज़ादाना तौर पर बेचने पर पाबंदी है, जिसके बैंकिंग चैनल्स बंद हैं, जिसके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, जो इस मुल्क के साथ बिजनेस करता है वो पाबंदियों का शिकार हो जाता है। फैटफ की ये ब्लैक लिस्ट में है। एक ईरान है, कुछ जो है वो जंग ज़दा यमन में जो हूसी कबाइल हैं वो ईरान के साथ हैं। इराक जहां पर अमेरिका की प्रेजेंस 2003 से है, 2003 से अमेरिकी जो हैं वो इराक में किस तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं, वहां पर कुछ मज़ाहमती ग्रोह हैं वो ईरान के साथ हैं, और फिर लबनान में हिजबुल्लाह है। ये है कुल ईरान की जो लड़ने वाली ताकत है। बैक एंड के ऊपर जो उनकी सफारती हिमायत है उसमें रूस है, चीन है जो खुलकर कर रहे हैं, पाकिस्तान है जो एक न्यूट्रल किरदार अदा कर रहा है, और फिर बहुत सारे ममालिक हैं जो खामोश हैं, और फिर ज़्यादातर ममालिक हैं जो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ खड़े हैं। अमेरिका उसकी दौलत, इसराइल उसकी दौलत, और जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जो खलीजी रियासतें हैं, तकरीबन 8.6 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ जो है वो इसके मालिक हैं। इन तमाम मकामात पर उनके अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, और इन तमाम मकामात से क्या क्या कुछ, और साथ में यूरोप में ख़ासतौर पर बरतानिया की जो बेसेस हैं वहाँ से किस किस्म के तैयारे उड़ाए गए, और ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका के आर्सनल में मौजूद जो चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई वो उनके न्यूक्लियर टिप्ड मिज़ाइल्स हैं, उनके एटमी हथियार हैं, डार्क ईगल नामी मिज़ाइल है। उसके अलावा तकरीबन हर वो हथियार जो अमेरिका के पास मौजूद था वो अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। उसमें B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स हैं, B-52 बॉम्बर्स हैं, उसमें F-22 रैप्टर्स हैं, उसमें F-35 तैयारे हैं, लाइटनिंग 2, उसके बाद EA-18G ग्रोलर ये उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इसराइली एयरफोर्स के पास जितने जेट्स मौजूद हैं, जो बार तैयारे मौजूद हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं, M142 इस्तेमाल किए गए हैं, MQ-9 रीपर जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। फिर उसके अलावा पैट्रियट, थार्ड, जदीद तरीन इंटरसेप्टर्स जो हैं वो अमेरिका और इसराइल और इन तमाम ममालिक के पास मौजूद थे। जदीद तरीन हथियार इनके पास मौजूद थे। USS अब्राहम लिंकन, USS जॉर्ज W बुश, ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और फिर रोनाल्ड रेगन न्यूक्लियर पावर्ड, ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है, पूरी दुनिया की नेवीज खौफ खाती हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। फिर USS ट्रिपोली ग्रुप जो है उसको इस रीजन में भेजा गया ईरान के ऊपर हमलों के लिए। उसमें USS न्यू ऑरलीन्स शामिल है, उसमें USS सैन डियागो शामिल है। अमेरिका के जो 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न है उसके छाता बरदार, उसके जो एम्फीबियस अटैक के लिए मशहूर मरीन्स हैं उनके यूनिट्स भेजे गए, और हज़ारों फौजी अमेरिका के इस पूरे रीजन में मौजूद हैं। और वो अमेरिका जो जिसकी जंगें लड़ने की एक तवील तारीख है उसने सब कुछ इस्तेमाल किया। तो अब ये हो गया तो अमेरिका का मामला। ईरान के पास क्या मौजूद है? एक शाहिद ड्रोन जिसने ज़ाहिर है कि बहुत थरथल्ली मचाई, एक स्लो मूविंग ड्रोन, और वो जाकर तबाही करता है। 2 स्ट्रोक इंजन है, बड़ा सस्ता बन जाता है, और वो उसने एक गदर जो है वो मचा के रखा। लेकिन ये सबसे तबाहकुन नहीं रहा। अब ईरान के पास क्या क्या मौजूद है? ईरान के पास शहाब 1, शहाब सीरीज़ के मिसाइल्स हैं, जिनको शॉर्ट रेंज मिसाइल कहा जाता है। अब शॉर्ट रेंज में उनके पास शहाब है, फतह है, फतह 2, फतह 110, फतह 313, जुल्फ़िकार, कायम, ये जो है वो उनके मिसाइल्स हैं। फिर जो उनके मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं उसमें शहाब 3 है, गदर 1 है, इमाद है, खुरम शहर है, और सिज्जील है। फिर हाइपरसोनिक और एडवांस में उनका फतह 1 है, फतह 2 है, और फिर आता है खैबर शिकन। अब खैबर शिकन सबसे एडवांस मिसाइल नहीं है, लेकिन ये वो मिसाइल है जिसने धाक बिठाई हुई है। मैं आपको सुनवाऊंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इस एक मिसाइल के हवाले से क्या बात कर रहा है, कि इस मिसाइल ने अमेरिका को बहुत रीथिंक करने में, और अमेरिकी मिलिट्री प्लानर्स के ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि उनके होश उड़ा दिए। और खैबर शिकन मिसाइल जो है वो ज़ाहिर है कि आप सबको मालूम है कि मौला अली का लक़ब है, और जो ग़ज़वा खैबर है वो किस तरीके से 2 ही पहलवान थे, 2 ही फाइटर्स थे जो प्री इस्लामिक हिस्ट्री में और अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में खित्ते अरब में मशहूर तरीन थे। एक था उमर इब्ने अब्दवद और दूसरा था मरहब।
मरहब जो है वो किला कुमूस जो है, जो फाइनल जो फोर्ट्रेस थी, खैबर दायरे के 7-8 किलों का क्लस्टर था, और इसकी जो सीज है वो तकरीबन 20 से 30 दिन रही थी। और सबको मालूम है इसकी हिस्ट्री में, आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स के जब मुसलमानों का लश्कर जो है वो वहाँ पर पहुँचा, और उसके बाद बड़ी तगोदो, बड़ी मुश्किल, और उस वक्त जो इस्लामी लश्कर था उसके पास कोई इतने जदीद तरीन जो है वो हथियार मौजूद नहीं थे, और नाकाबंदी और सीज जो है वो करने की उस तरीके से सलाहियत मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक के बाद एक किला फतह होता गया, और फिर आखिरी जो किला है, जो वॉच टावर है, उसका जो रखवाला था वो था मरहब। और मरहब के बारे में, उमर इब्न अब्दवद के बारे में, अमर इब्न अब्दवद के बारे में ये सब जानते हैं कि 1000 फाइटर्स के ऊपर भारी समझा जाता था। और मरहब जो है उसकी तो जो ढाल है, उसकी जो ज़रा है, और जो उसका हेलमेट है जो पत्थर से, बोल्डर से बना हुआ था, और उसमें आंखों की जगह जो है वो 2 सुराख थे, और वहाँ से वो देखता था, और उसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई नहीं मार सकता। और जिस वक्त मौला अली के साथ उसका 1-on-1 जब लड़ाई हुई, और उससे पहले जो आशोब चश्म था, लुआब दहन जो है वो लगाया गया, और कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं झंडा जो है वो उसको दूंगा, अलम मैं उसके हाथ में दूंगा, जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और फिर वो जो मोस्ट फेमस फाइट है वो हुई मरहब के और हज़रत अली के दरमियान, और हज़रत अली की ढाल टूट गई, और फिर उस एक वार से 2 नीम हो गया था मरहब। और फिर किला खैबर, उसका जो दरवाज़ा है उसके बारे में मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, अप टू 900 kgs कहा जाता है कि उसका वज़न था, जो अंदाज़े हैं। और लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो आई विटनेसेस थे, जो असहाब रसूल हैं, उनके अकाउंट्स के मुताबिक मौला अली ने उस दरवाज़े को उखाड़ा था। एक ऐसा दरवाज़ा जिसको 7 से 40 लोग मिलकर खोला करते थे, बंद किया करते थे, उसको बतौर ढाल इस्तेमाल किया था, और भगदड़ मच गई थी। जो वहाँ पर जो फाइटर्स थे जोश उस पूरी सेटलमेंट के, वो भाग गए थे। किला खैबर जो है वो फिर फतह हुआ था, और उसके नाम पर खैबर शिकन मिसाइल जो है वो बना। अब खैबर शिकन मिसाइल ने किया क्या है और क्यों ये बहुत डिफरेंट है, हालांकि इससे ज़्यादा एडवांस्ड है खुरमशहर जो MIRV टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल जो इंडिपेंडेंटली मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल है, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। और जो MARV क्लास में आता है खैबर शिकन मिसाइल, इस लकब के साथ रखे गए नाम वाला मिसाइल जो है, इसने क्या किया हुआ है, पहले तो ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ। जो CGTN ने इसके हवाले से एक रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट में पार्टली नाम नहीं लिया गया, सिर्फ रेफरेंस दिया गया कि ईरान के किस हथियार से जो है वो अमेरिका खौफ खा रहा है और क्यों खौफ खा रहा है, वो पहले मैं आपको ब्रीफली सुनवा दूं, और फिर हम फर्स्ट पोस्ट की उस रिपोर्ट की तरफ जाएंगे। ब्रीफली मैं आपको उसका ओपनिंग सुनवाऊंगा, और फिर मैं आपके सामने उसका तर्जुमा रखूंगा कि असल में ये मिसाइल कर क्या रहा है। ये ज़रा पहले सुने। The reason the US is holding the attacks now, I see 3 reasons for that. First, Iran is now using maneuverable warheads in its missiles, and that allowed Iran to hit precisely the locations it was looking for in Jordan, the US military base there. Killing American soldiers. The second reason is the United States has tried to use military force to compel Iran to agree to the Southern Corridor in order to take away Iran's leverage before the start of any negotiations. And the third reason is definitely to keep oil prices down. Anytime oil prices shoot up over $100 per barrel, you see the United States calling for negotiations. Iran is not buying that. तो CGTN जो है वो ये रिपोर्ट करता है कि अमेरिका जो हमले रोके हैं, अमेरिका ने जो रोके थे अभी से कुछ वक्त पहले, उसने कहा 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ईरान अब अपने मिसाइलों में मुतहर्रिक यानी कि मनूवरेबल वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी बदौलत ईरान ने उर्दन में कायम अमरीकी फौजी बेस पर ऐन उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां वो मारना चाहता था, जिसमें अमरीकी फौजी हलाक हुए। दूसरी वजह उन्होंने कहा यह है कि जो मुतहदा
जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसने ईरान को जो सदर्न कॉरिडोर पर रजामंद करने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि किसी भी मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ईरान का असर व रसूख ख़त्म किया जा सके अपना हॉर्मुज़। और तीसरी वजह उन्होंने कहा कि यह है कि क्योंकि अमेरिका तेल की कीमतों को नीचे रखना चाहता है, जब $100 पर बैरल जो है वो प्राइस हिट करती है और अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आ जाता है, मुज़ाकरात शुरू करने की बात करता है, लेकिन ईरान इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। अब हम आ जाते हैं उस तबाहकुन हथियार और उसकी तारीफों के जो पुल बांधे जा रहे हैं उसके हवाले से। मैं आपको सिर्फ उसकी ओपनिंग सुनाता हूं और फिर मैं उस रिपोर्ट का तर्जुमा रखूंगा कि मसला है क्या इस जो खैबर शिकन मिसाइल है इसमें ऐसा क्या है कि जो सोने नहीं देता अमेरिकी मिलिट्री प्लानर्स को। ये जरा सुन लें, आगाज सुन लें। Now, who would have thought that in the ongoing Iran war, the most dangerous weapon isn't necessarily the biggest or the fastest or the stealthiest, but the smartest. A missile that can think for itself and make independent course corrections mid-flight. A weapon that can be launched quickly. One that can be hidden easily. One that can be built cheaply. We're talking about Khyber Shekan. वी आर टॉकिंग अबाउट खैबर शिकन। तो एंकर क्या कहती है? वो कहती है कि अब किसने सोचा होगा कि ईरान की जारी जंग में सबसे खतरनाक हथियार जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा हथियार हो, सबसे तेज या सबसे ज्यादा स्टेल्थी यानी कि खुफिया तरीके से बगैर रडार पे कैच हुए हिट करने वाला हथियार हो, लेकिन जो सबसे स्मार्ट हथियार है वो सबसे खतरनाक हथियार बन गया। एक ऐसा मिसाइल जो खुद सोच सकता है और परवाज के दौरान आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली अपने रास्ते की तस्हीह कर सकता है। एक ऐसा हथियार जिसे जल्दी से दागा जा सकता है, आसानी से छुपाया जा सकता है और वो सस्ते में तैयार होता है। हम बात कर रहे हैं खैबर शिकन की, एक ऐसा मिसाइल जो इतना सस्ता, दुरुस्त और मोहलिक है कि इसने अमरीकी मिलिट्री प्लानर्स की नींदें उड़ा दी हैं। फिर आगे वो इसकी पूरी रिपोर्ट रखते हैं जिसमें रिपोर्टर कहता है कि बाज़ औक़ात जंग में सबसे खतरनाक हथियार वो नहीं होता जिसके धमाके सबसे बड़े हों, बल्कि वो होता है जो दुश्मनों की नींदें हराम कर दे। एक ऐसा हथियार जो मुखालिफिन को बेचैन कर दे और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि अगला हमला कहां से होगा। यही ताकत है ईरान के खैबर शिकन मिसाइल की। यह मिसाइल इतना मुनफरिद है कि यह गैर यकीनी सूरत हाल का हथियार बन चुका है। इसलिए नहीं कि यह सबसे महंगा या सीग़े राज में रहने वाला है, बल्कि इसलिए कि यह सबसे ज़्यादा होशियार साबित हो रहा है। फिर ये इसकी खुसूसियात बताते हैं। कहते हैं कि दरमियाने दर्जे का बैलिस्टिक मिसाइल है। खैबर शिकन का मतलब है किला शिकन या किला तोड़ने वाला। वॉरहेड इसका ये 550 किलोग्राम का शदीद धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। सेटेलाइट गाइडेड है, इसे सेटेलाइट के जरिए कंट्रोल और गाइड किया जा सकता है। इसे ट्रकों से दागा जा सकता है। ईंधन भरने से लेकर दागने तक के, फायर करने तक का जो टोटल मरहला है वो 15 मिनट में मुकम्मल हो जाता है इस मिसाइल का। और कीमत जो है इस मिसाइल की तैयारी पर सिर्फ $1 मिलियन, $10 लाख लागत आती है, जिसकी वजह से इसे $1 मिलियन किल शॉट का नाम दिया गया कि ये मारेगा ज़रूर, ये जाएगा तो ये तबाह करेगा, कुछ ना कुछ ये तबाह करेगा। और फिर ये मिसाइल कैसे काम करता है? MARV टेक्निक जो है, ये मिसाइल इंतहाई नाकाबिले अंदाज़ा है, अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें एक मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल लगा हुआ है, यानी इसका वॉरहेड परवाज के आखिरी मरहले में अपना रास्ता बदल सकता है। परवाज के आखिरी मरहले में यह मिसाइल मैक 8 की हाइपरसोनिक रफ्तार हासिल कर लेता है, जो कि आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना ज़्यादा है। वॉरहेड के साथ ख़ास तौर पर मुतहर्रिक फिन्स पर लगे हुए हैं जो इसे प्रवास के दौरान अपना रास्ता दुरुस्त करने की, तब्दील करने की इजाज़त देते हैं। इस मिसाइल को ख़ास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने, उलझाने और तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी वजह से ईरानी इसे हाइपरसोनिक जिगजैगर कहते हैं। और जंगी मैदान में इसके जो असरात हैं, ईरान के पास 2000 से ज़ायद खैबर शिकन मिसाइल मौजूद हैं और ये मौजूदा जंग के सबसे मोहलिक हथियारों में से एक साबित हुआ है। 1500 किलोमीटर रेंज के साथ इसने उर्दन में अमरीकी हवाई अड्डे जो अल-मुवफ़्फ़िक सल्ती बेस है वहाँ पर अमरीकी मिलिट्री सासों को निशाना बनाया। इसने अमरीका के सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम थाड और MQ-9 रिपर ड्रोन्स के जो रिपेयर
डिवीजन है, डेव है, उसको तबाह किया है। कुवैत के अहमद अल जबर बेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरियों और सी रैम काउंटर रॉकेट और आर्टिलरी रडार जो है उसको तबाह किया है। इसके अलावा कतर में, बहरीन में, इराक में जो अमरीकी असासे हैं उनके खिलाफ भी खैबर शिकन का इस्तेमाल किया गया। ये जो सैटेलाइट तस्वीर हैं वो कहते हैं कि इससे तस्दीक होती है कि इस मिसाइल ने खित्ते में कम से कम 20 मिलिट्री तनसीबात को उड़ा के रख दिया। और हतमी नतीजा यह है कि अमरीकी मिलिट्री हुकाम के मुताबिक ये मिसाइल अब पहले से ज़्यादा होशियार हो रहा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? जाहिर है कि जब हम जंग खैबर की, ग़ज़वा खैबर की बात भी करते हैं तो जाहिर है कि आखिरी जो दरवाज़ा है, जो किला है वो अलकमूस का, उसकी फतह से पहले जो फतूहात हैं वो होना ज़रूरी थी। वो फतूहात हुई तो फिर आखिरी किले तक आप पहुँचे, उस दरवाजे तक जहाँ पर गार्ड के तौर पर या चीफ टैन के तौर पर मरहब मौजूद था। इसी तरीके से जो 7 किले पहले फतह हुए उनकी फतूहात भी बहुत अहम थी आखिरी किले को फतह करने के लिए। तो खैबर शिकन है, उसने आगाज़ में ये बताया गया है कि जो इस रीजन में मौजूद अमरीकी रडार्स थे, अर्ली वार्निंग निज़ाम था, पहले तो वो सारा कुछ एक एक करके चीज़ें टेक आउट की। अमरीकी जो शील्ड है उसको पियर्स किया गया, उसमें सुराख किए गए, उसको तबाह किया गया और अब ये पहले से ज़्यादा होशियार हो रहा है। खैबर शिकन मुख्तलिफ रास्तों पर प्रवास करता है, अपनी रफ्तार बदलता है ताकि इसे फ़िज़ा में रोकना नामुमकिन हो जाए। ईरान ने अपनी सप्लाई चेन को बेहतर बनाया और अब $10 लाख में एक यूनिट तैयार कर रहा है जो अमरीकी इंटरसेप्टर मिसाइलों की लागत से आधी कीमत जो है उसकी कम है। कड़वा सच यह है कि खैबर शिकन ईरान का सबसे जदीद मिसाइल भी नहीं है। इमाद और खुर्मशहर 4 इससे भी ज़्यादा जदीद है, लेकिन ये ईरान के लिए सबसे अमली, सबसे प्रैक्टिकल, इंतहाई दुरुस्त और नाकाबिले अंदाज़ा हथियार। और सबसे अहम बात यह कि अमरीका के पास फ़िलहाल इससे बचाव का कोई हल नहीं है। और हम सेपरेटली फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि ये वो हथियार हैं, ये वो मिसाइल्स हैं, ये वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिसके नतीजे में अभी कल ही अमरीका ने $58.6 अरब का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड किया है लॉकहीड मार्टिन को कि कुछ बचाव का यहाँ पर बंदोबस्त करें, वरना यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं होगा। ये तो जाहिर है कि एक मुनफरिद पहलू था जिस पर हमने बात की। जो इस वक्त करंटली चीज़ें हो रही हैं इंशाल्लाह उस पर आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।